कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। लेकिन सही जानकारी और प्रोटोकॉल का अगर आप पालन करेंगे तो इस बीमारी को आप हरा सकते हैं, इससे बच भी सकते हैं। हम आपको लगातार अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए सही जानकारी मुहैया भी करा रहे हैं। तो अगर ब्लैक और व्हाइट फंगस के साथ बच्चों में हो रहे संक्रमण को लेकर अगर आपके पास भी कोई सवाल है या फिर कोई शंका है आपको, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में, हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में, एक्सपर्ट डॉक्टर की पूरी एक टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो कोरोना को लेकर कई शंकाएं हैं, कई सवाल हैं जो आपके जहन में हैं, और इन शंकाओं को, इन सवालों को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम माध्यम बन रहे हैं। हेलो डॉक्टर के जरिए एक एक्सपर्ट की टीम आपके सवालों का जवाब देगी। और आज हमने डॉक्टरों की जो एक्सपर्ट टीम को बुलाया, उसमें डॉक्टर ए के झा है, डिप्टी डायरेक्टर है IGIC पटना के, डॉक्टर नेहा सिंह है, पैथोलॉजिस्ट है एम्स पटना की, डॉक्टर अभिनव फिजिशियन है एम्स पटना के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और अब सवालों की फहरिस्त को हम शुरू करेंगे। हमारे कॉलर्स भी जो हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे कॉल के जरिए, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। क्या आपकी शंकाएं हैं, उन्हें आप हमारे जरिए, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम के जरिए आप पूछ सकते हैं, उनका जवाब जान सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर ए के झा आपसे करना चाहूंगा। तीसरे संक्रमण की बात कही जा रही है, तीसरे फेज की बात कही जा रही है, बच्चों के लिए खतरनाक कहा जा रहा है। हालांकि अमेरिका में 14% बच्चे ही तीसरे फेज की चपेट में आए, लेकिन राजस्थान की जो तस्वीर आ रही है वो हैरान करने वाली है। कैसा है कि बच्चों पर ज्यादा असर पड़ेगा तीसरा वेव जब आएगा? देखिए, तीसरा वेव जो है इसका अभी अनुमान लगाया जा रहा है। आकलन जो है वैज्ञानिकों का, इस पर जो टीम काम कर रही है उनका है, जो आएगी तीसरा वेव जो है, जो कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये खास करके जो है भारतवर्ष में जो है इसका ज़्यादा है। दुनिया के दूसरे देशों में भी इस पर जो है कार्य हो रहा है। बच्चों को टीकाकरण का भी जो है शुरुआत होने जा रहा है। तो तीसरे वेव के लिए तो बच्चों के प्रति जो है लोग को सावधान रहना पड़ेगा। सब ये कोरोना के कार्य के लिए जो टीम गठित हुआ है उनको भी, और बच्चे के माता पिता को भी इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल सचेत रहना जरूरी है। एक कॉलर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं समस्तीपुर से, मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। आप सवाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग जी मधुरेंद्र, सवाल करें अपना आप। जी, मेरा सवाल है सर, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जिसमें मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 mg, हेलो सर, सुन रहा है मुझे? जिसमें मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 mg एक गोली रोज खाता हूँ। जी सर, उसके बाद मेरा फॉलीट्रैक्स 2.5 mg एक गोली रोज खाता हूँ, और डेफ्लेजाकोट 6 mg का 2 गोली रोज खाता हूँ जी। और 21 दिन पर मुझे आपको पेनिडियोर LA 12 लाख इंजेक्शन लगता है जी। तो क्या मैं आपको ये वैक्सीन ले सकता हूँ? चलिए, बिल्कुल सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर अभिनव, क्या आप इसका जवाब दे पाए? हाँ जी, आप बिल्कुल ले सकते हैं। लिटरली आप वैसे कैंडिडेट हैं, वैसे लोग हैं, वैसी जनसंख्या है जिनको एज अर्ली एज पॉसिबल लेना चाहिए। और इसमें वैक्सीन का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है। वो आप रूमेटोलॉजी के किसी भी बीमारी से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से है, या रूमेटिक फीवर है, या रूमेटिक हार्ट डिजीज है, या कुछ भी चल रहा है, तो आप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप वैक्सीन ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर नेहा सिंह है हमारे साथ, उनसे भी सवाल करते हैं। एक नेजल वैक्सीन की बात कही जा रही है। नेहा जी, क्या ये नेजल वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकता है बच्चों के लिए, खासकर बच्चों को लेकर कहा जा रहा है? SO02 जो नेजल वैक्सीन के रूप में आई है, इसके बारे में बहुत सारे जर्नल्स में, पब्लिकेशंस में इसके बारे में अभी लिख रहे हैं। पर किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले इसका एक किसी भी सामान्य ग्रुप में, एज स्पेसिफिक ग्रुप में इसका ट्रायल होना, रिसर्च होना काफ़ी ज़रूरी है।
अगर रिसर्च में अगर ये देखा जाएगा इसका क्या साइड इफेक्ट है, कितने प्रतिशत इसकी सेंसिटिविटी रही है, कितने प्रतिशत ये बचाव में सक्षम हो पाए हैं, उसके मुताबिक ही किसी भी चीज़ को अगर शुरुआत किया जाए तो अच्छा है। जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, फाइजर है, मेडोना के वैक्सीन है और कोविशील्ड है, लेकिन सबका पहले एक ट्रायल के फेज में सब लोगों ने अपने पेशेंट्स को इनरोल किया है, इसके इफेक्ट देखे गए हैं, तब जाके ये हो पाया है। नेजल वैक्सीन के भी परिणाम अच्छे देखे गए हैं, लेकिन इसका एक क्लिनिकल रिसर्च अगर हो तभी ये संभव हो पाएगा कि ये कितना सक्षम है। चलिए, गया से एक हमारे दर्शक शशि जुड़े हैं। शशि, अपना सवाल करें आप। वैक्सीन फर्स्ट डोज ले लिए हैं जी, और दूसरा जगह हम सर चले गए हैं, गांव पर गए थे तो वहीं पड़ रहा था तो हम ले लिया था जी। तो दोनों डोज आपने ले लिया है? एक बार लिए सर जी। नेट पर चढ़ा दिया कोवैक्सीन के बदल कोविशील्ड जी। अब दूसरा जगह हम सर हैं, पत्नी बीमार है, वो वहां तो पड़ रहा है लेकिन कहता है कि आपको नेट पर है कोविशील्ड जी। और आप कह रहे हैं कि कोवैक्सीन ले लिए हैं। वहाँ जो हेड मास्टर स्कूल में दिलवा रहे थे वही हमको फोन किए कि कोवैक्सीन पड़ा है वहाँ और नेट पर चढ़ा गया है गलती से कोविशील्ड जी। तो जो बाहर सर हम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ कोविशील्ड बता रहा है नेट पर, जैसे चलते। चलिए, इस सवाल का जवाब हम समझ चुके हैं। सवाल डॉक्टर ए के झा से इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर ए के झा, इनका कहने का मतलब है कोविशील्ड चढ़ गया है नेट पर, कोवैक्सीन इन्होंने लिया, कैसे अब इसमें बदलाव किया जा सकता है? इन्हें पहला खुराक जो है टीका का जी कोवैक्सीन का पड़ा है जी। तो इनके पास निश्चित ही जो है प्रमाण पत्र होना होगा जरूर, जो उसका जो पड़ता है टीका जो है वहां पर प्रमाण पत्र दिया जाता है या मोबाइल पर मैसेज आया होगा, तो इसका जो है इनको उसको दिखलाना चाहिए जो हमको पहला डोज जो है वो कोवैक्सीन का पड़ा है, दूसरा जो है उसी का पड़ना चाहिए। तो और मैसेज तो निश्चित आया होगा या प्रमाण पत्र जरूर मिला होगा, तो उसको दिखला करके जो है, और अभी के गाइडलाइन में जो है 3 महीने तक भी जो है ये ले सकते हैं, इसलिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। उसको जब भी लेना है इनको तो कोवैक्सीन ही दूसरे डोज में लेना है। तो चलिए, कोवैक्सीन आप लें, आपके सवालों का जवाब भी आपको मिल गया होगा। मैं एक सवाल डॉक्टर अभिनव आपसे पूछना चाहता हूं। अक्सर ऐसा कहा जाता है फेफड़ों का संक्रमण इससे कोरोना काल में बहुत ज्यादा हो रहा है, फेफड़ों को अगर मजबूत करना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, बीइंग अ फिजियाट्रिस्ट जी, हम बेसिकली फेफड़ों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को भी फेफड़े को सेफ करने के लिए। मजबूत करना पर से थोड़ा टफ टर्म होगा, क्योंकि एक तरह से आप मानिए जैसे कि हमारा जो चीज ऑलरेडी नॉर्मल है उसको और आप क्या नॉर्मल करेंगे जी, लेकिन उसके इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है। उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बहुत साधारण सा एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री। वो आमतौर पे किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है। उसमें 3 बॉल होता है, उस बॉल को प्रॉपर्ली फूंकना होता है और छोड़ना होता है श्वास, उसकी एक सही तरीका होता है। तो इससे हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। जगदीश सिक्किम से जुड़े हमारे साथ। जगदीश, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मेरा वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन लिए थे जी 11 अप्रैल को जी, तो सेकेंड डोज तक बढ़ गया। अब क्या था कि वैक्सीन लेने से पहले हम वाइन इंग्लिश शराब का यूज करते थे जी, 1 क्वार्टर, जैसे मान लीजिए 180 ml। लेकिन अब क्या है कि जब थोड़ा सा भी शराब पीते हैं तो आंख और मुंह लाल हो जाता है। जी, तो इसके लिए कुछ बताइए क्या करना पड़ेगा, शराब ले या छोड़ दे? जी। चलिए, डॉक्टर नेहा सिंह, आप अगर जवाब दे पाए इस सवाल का। हाँ, डेफिनेटली आपने पहला वैक्सीन जैसे कोविशील्ड लिया है और जब वैक्सीन जब दिया गया था तो उस समय बोला जाता है कि अब तक आने वाले महीनों में आप जो है अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, स्टेरॉइड्स ना लें और जितना भी एहतियात है आप वो बरतें। तो डेफिनेटली जो वैक्सीन का आपने डोज लिया है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आया हुआ है और इसका नेक्स्ट डोज 3 मंथ्स पे आएगा। बीच में जो आपकी जो हिदायतें आपको सावधानियां बरतने के लिए आपको उस समय सेंटर्स पे बताया गया उसको आप फॉलो करें
और जब आपका नंबर आए आफ्टर 3 मंथ्स में वैक्सीनेशंस को आप बिल्कुल लें और इन बिटवीन जितने भी हो सके आप कोविड कैरियर बिहेवियर्स का फॉलो करें अच्छे तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लेने के बाद या फिर ऐसे भी आप शराब का सेवन ना करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर ए के झा, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। अक्सर लोग ऐसा कह रहे हैं कि शराब अगर वैक्सीन लेने के बाद शराब अगर वो अल्कोहल ले रहे हैं तो बहुत उनको नुकसान पहुंच रहा है। क्या इसमें भी सच्चाई कि वाकई वैक्सीन के बाद शराब पीने पर शरीर पर ज्यादा असर पड़ रहा है? 2-3 बात है। शराब कभी भी जो है किसी भी खुराक में मनुष्य के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये सभी अहम अंगों पर अपना प्रभाव डालता है। ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, ये नर्वस सिस्टम हुआ, सारे सब जगह पर प्रभाव डालता है। इसीलिए किसी भी स्तर पर जो है शराब का सेवन जो कितने भी कम से कम मात्रा में जो है उसको तो नहीं प्रोत्साहन में दिया जाता है। वैक्सीन लेने के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बतलाया आपको जो है उसमें प्रोटोकॉल है जो कुछ महीने तक जो है शराब या किसी और नशा का सेवन नहीं किया जाए। और इसका तीसरी बात यह है जो इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऑलरेडी आपको जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए जो है आपको वैक्सीन दिया गया है। आप अपना इम्यून सिस्टम को शराब पी करके जो और भी उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तो किसी भी हालत में जो इसकी बात को जो अलाउ नहीं किया जाता है। ये 2-3 बातें हैं जो शराब को जो है वैक्सीन लेने के पहले या बाद या कभी भी जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, शराब ऐसे भी नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्टर अभिनव, एक सवाल जो मेरे जहन में भी उठ रहा है, यह कहा जा रहा है कि 8 गुना ज्यादा एंटीबॉडी वाली एक वैक्सीन भारत में बन रही है। जो आपकी एंटीबॉडी है उससे ज्यादा 8 गुना यह असर करेगी। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा अनटिल अनलेस ये कॉमन पब्लिक के बीच में या हमारे रिसर्च सेंटर पे आता है। हम कुछ पेशेंट्स का फर्स्ट हैंड ट्रायल जब तक नहीं देखते हैं या कोई स्टैंडर्ड पब्लिकेशन मेडिकल जर्नल में नहीं आता है तो इस पर टिप्पणी करना थोड़ा सही नहीं होगा मेरे ख्याल। चलिए, बेगूसराय से एक दर्शक जुड़े हैं। संजय, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। ये ब्लैक फंगस सिर्फ बुजुर्ग में ही होता है या बच्चों में भी होता है? चलिए, मैं अभिनव जी आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगा। बच्चों में भी ब्लैक फंगस होता है या सिर्फ बड़ों में होता है, बुजुर्गों में होता है? ब्लैक फंगस एक तरह का इन्फेक्शन है जो मोस्ट कॉमनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में जिनमें का मतलब होता है कि जिन लोगों में रोग से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो। वो क्षमता कम होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे डायबिटीज हो सकता है, अभी जो कोविड से बहुत सीवियरली इल है, सिक है, या जो बहुत लॉन्ग टर्म से इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी पे हैं, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो किडनी ट्रांसप्लांट के कारण उनको दवाई ताउम्र खानी होती है जिससे उनका थोड़ा सा शरीर को लड़ने की क्षमता कम होती है, तो उनको हो सकता है। आजकल डायबिटीज जो है सो कम उम्र के बच्चों में भी हो रहा है, उनको भी रिस्क है। रिस्क बोलना है सच कि इस एज ग्रुप को नहीं होगा या होगा थोड़ा मुश्किल होगा। कोई भी है रिस्क पे, बस प्रिकॉशन रखना है और थोड़ा कॉशियस रखना है। अपने फिजिशियन से मिलना है अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है या कुछ भी शंका हो रही है तो। एक सवाल ब्लैक फंगस को लेकर करूंगा लोगों को। जी डॉक्टर अभिनव, एक सवाल ये कि क्या ब्लैक फंगस का इलाज महंगा है? ऐसा कहा जा रहा है कि सस्ती दवाइयों से भी इसका इलाज हो सकता है, लेकिन लोगों में डर इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ब्लैक फंगस से अगर वो अस्पताल जाते हैं तो शायद बहुत पैसे खर्च होंगे इलाज में उनके। देखिए, ब्लैक फंगस का पहला कि डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के बाद सीवियरिटी है, और कोई भी बीमारी का इलाज हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड नहीं हो सकता है। एक मरीज का अगर कोई ब्लैक फंगस या किसी भी बीमारी से आता है तो उसका क्या क्या है और कोई दूसरे पैरामीटर्स को भी हमको देखना पड़ता है। दूसरा पैरामीटर मैं बोलता हूं तो उनका किडनी का फंक्शन कैसा है, उनका लिवर का फंक्शन कैसा है, उनको डायबिटीज है या नहीं है, सबको देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि अगर एंटी फंगल चलना है तो कौन सा एंटी फंगल चलना है, किस डोज में चलना है, किस अमाउंट में चलना है। और हमारे यहाँ एम्स में तो ऑलरेडी वो सब्सिडाइज्ड रेट में हमेशा मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे बोलना एक और दर्शक है मधुबनी से, ब्रह्मदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्मदेव जी, अपना सवाल करें आप।
मेरा सवाल है कि मेरे परिवार में एक 1.5 वर्ष का बच्चा है, उसकी माँ क्या सुई ले सकती है कोरोना की? एक बार फिर से सवाल दोहराएं, आवाज कम आ रही है आपकी। हमारे परिवार में एक छोटा सा बच्चा है। जी, उम्र कितनी है? उसकी उम्र है 1.5 वर्ष। जी, क्या उसकी माँ सुई ले सकती है? चलिए डॉक्टर ए.के. झा, आप इस सवाल का जवाब दें। हाँ, कोरोना का टीकाकरण के गाइडलाइन में जो है अब तो जो है लैक्टेटिंग मदर यानी अपने बच्चे को जो माता स्तनपान करवाती, दूध पिलाती है, उनमें प्रेगनेंसी में सभी में जो है अलाउ कर दिया है। और इनका बच्चा तो 1.5 वर्ष का है, निश्चित ही जो है इनको दूध छोड़वा दिया गया होगा, तो ये इनकी मदर जो है, इनका परिवार जो है वैक्सीन जो है वो ले सकती है। जब भी मौका मिले ले लेना है वैक्सीन, जो उस उम्र में है, उस ग्रुप में है तो ले लेना है। बिल्कुल वैक्सीन ले सकती हैं वो, और बिल्कुल सुरक्षित भी है। डॉक्टर नेहा सिंह, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये नेचर कैसे चेंज हो रहा है? क्या वही फंगस है? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस जगह पे ये फंगस हो रहा है वहां की स्थिति को देखकर इसका रंग बदलता है। डेफिनेटली अभी बहुत सारे टर्म्स जैसे कि सब जगह भी पता है, लोगों को पता चल रहा है व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस। तो व्हाइट फंगस इज अ कैंडिडियासिस, इट्स अ वेरी कॉमन विथ अस, ये हमारे साथ रहता ही है। ब्लैक फंगस जैसे म्यूकोमाइकोसिस, ये इन्वेसिव फंगस एक तरीके से ही बोला जाता है। उनमें स्पेसिफिकली जैसे डॉक्टर अभिनव ने बताया कि जब जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी पे होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ ये इंटरवेंशन केयर में रहते हैं, उनमें ये सस्केबिलिटी ज़्यादा होती है। कैंडिडियासिस जो होता है वो उसमें जैसे कि ओरल थ्रस्ट, ओरल हाइजीन को हम नहीं मेंटेन करते हैं, या किसी भी हाइजीन को हम लोग मॉइस्ट कंडीशंस में रखते हैं, तो उसमें एक फंगल ग्रोथ होता है। तो फंगस कोई नई चीज़ें नहीं है, हम इसके साथ बहुत पहले से ही रहते आए हैं, बहुत आराम से इसको हमने ये नेहा जी, इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। कुणाल, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सवाल है, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए, सवाल करें आप। मेरा ये सवाल है कि सर हम लोग जनरली 2 से 3 महीने के इंटरवल पे दोनों वैक्सीन के डोजेज लेते हैं जी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मतलब इस वैक्सीन की एंटीबॉडी कितने दिनों तक बॉडी में रहेगी, और क्या हमें 8 से 10 महीने बाद या 1 साल के बाद 3rd डोज की भी जरूरत है? स्पेशली मेरा सवाल है कोविशील्ड वैक्सीन के लिए, क्योंकि इंडिया में यही वैक्सीन ज्यादातर यूज हो रही है। चलिए डॉक्टर नेहा सिंह, अगर आप ही इस सवाल का जवाब दे दें। या डेफिनेटली, जैसे कि बीइंग अ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में रहने के चलते, प्लाज्मा थेरेपी को करने के चलते, तो मैं एंटीबॉडी के जो कोविड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, इस पे मेरी काफ़ी एक अच्छी समझ हो पाई है। अगर किसी पर्सन को कोविड हुआ है और उसने वैक्सीन नहीं लिया है, तो उसके ड्यूरेशन में जो एंटीबॉडी बनती है वो 3 से 4 महीने तक अभी रह रही है, ऐसा देखा जा रहा है। अगर उस पर्सन ने वैक्सीनेशंस करा लिया है तो ये एंटीबॉडी का ड्यूरेशन, जो काइनेटिक ऑफ एंटीबॉडी है उसके बॉडी में, वो बढ़ जाता है। वही तो 5 to 6 मंथ या 7 to 8 मंथ में तक रहता है, अगर उसने कोविड होने पे वैक्सीनेशंस किया है। अब रही बात किसी पर्सन को जिसे कोविड इन्फेक्शंस नहीं हुआ है, उसने वैक्सीन्स कराया है, तो उसमें उसकी सस्केबिलिटी कैसी देखी जा रही है? अभी हमारी जैसे कि कोई वैक्सीन की सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आई कि 80%, करीबन 80% ये प्रोटेक्टिव है। तो डेफिनेटली ये देखा जा रहा है कि जिसमें प्रोटेक्शंस एंटीबॉडी बन रही है वो 3 to 5 मंथ्स तक जो है ये एंटीबॉडी बन रही है। और कोविशील्ड के साथ के आंकड़े भी वैसे ही बताते हैं, और कोविशील्ड काफ़ी जगह पे इसका बेहतर रिजल्ट देखा गया है। तो मेरे ख्याल से कि एंटीबॉडी की जो काइनेटिक है, एंटीबॉडी की जो उपस्थिति हमारी बॉडी में, ये 3 to 4 मंथ्स तक हमारे बॉडी में बिल्कुल ही रहती है। चलिए, तो सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अभिनव, अगला सवाल मैं आपसे ही करूंगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि तीसरी फेज को लेकर, बच्चों को लेकर ज्यादा डर है। क्या प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोरोना होता है तो क्या उनको जो दवाई मिलेगी वो दवाई अलग होगी? क्या असर पड़ सकता है बच्चे पर? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर मरीज जो है सो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट उसका होता है जी। अगर सपोज किसी महिला को कोविड हो जाता है तो दवाई जो होता है मेनली कोविड का मैनेजमेंट, सिम्टम मैनेजमेंट है। सिम्टम की सीवियरिटी को डिक्रीज करने के लिए ट्रीटमेंट प्लान चलता है। और आपको मैं बता दूं, मेजॉरिटी लोग जो कोविड पॉजिटिव होते हैं
वो एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम से ही रिकवर कर जाते हैं, खुद ब खुद उनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है कि वो रिकवर कर देती है। अगर दुर्भाग्य से किसी को कोई पेशेंट डिसैचुरेट कर जाता है या कोई नई तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है, तब उसका मैनेजमेंट होगा। अगेन मैं फिर वही बोलूंगा, जो कॉम्प्लिकेशन का मैनेजमेंट होगा वो इंडिविजुअलाइज होगा उस महिला के कंडीशन को देखते हुए। वो कि अभी प्रेगनेंसी के किस स्टेज में है, उसका दूसरा ऑर्गन का, लिवर का, किडनी का फंक्शन कैसा है, वो डिसीजन बेसिकली ये डिसीजन जो है सो एक ऑब्स्टेटिशियन ही ज्यादा बेहतर ले पाएंगी। बिल्कुल। जो जिस महिला वो महिला जिस भी डॉक्टर के अंदर देख रही हैं वो बेहतर पर्सन होंगी। चलिए एक कॉलर जुड़े हुए, एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, तो उनका सवाल ले लेते हैं। भागलपुर से रितेश हैं। रितेश जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ सर, हम रितेश बोल रहे हैं जी, सवाल करें आप। कि एक बहुत दिन से खांसी हो रहा है थोड़ा सा जी जी, तो इसके लिए क्या उपाय है? चलिए मैं डॉक्टर ए.के. झा इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। खांसी हो रही है, क्या उपाय है या फिर क्या इनको करना चाहिए अभी? हाँ, खांसी हो रही, उम्र कितनी है इन्होंने बतला नहीं। anyway, ये जो है खांसी ड्राई कफ है या उसके साथ साथ जो है बलगम निकल रहा है, साथ में बुखार तो नहीं है, और कितने महीने से कितने सप्ताह से खांसी है, ये सब बात को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। उसका जांच और इलाज में है। जांच में जो है टीसी, डीसी, ईएसआर जांच, हीमोग्लोबिन जांच, ब्लड शुगर जांच जो कॉमन होता है ये सब करवा लेना चाहिए, और चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए। कभी कभी खांसी जो है वो एलर्जी के कारण से होता है, किन्हीं को डस्ट एलर्जी हुआ, किन्हीं को स्मोक एलर्जी हुआ, लंबा एलर्जी हुआ था, तो एलर्जी के लिए जो है दवा लेंगे, मोंटेलुकास्ट और लेवोसेट्रिजिन ग्रुप की दवा जो है लंबे समय तक खाने के लिए। और यदि खांसी में बलगम आ रहा है तो एंटीबायोटिक भी 5-7 रोज लेना जो है उनको आवश्यक होता है। और सबसे बड़ी बात है जो इस दरमियान में जो है कोरोना का वैक्सीन भी जो है ये लगवा सकते हैं। चलिए, तो आप ये पूछने का यही मकसद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर नेहा, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। ब्लैक फंगस की हम लोग बात कर रहे थे, क्या ब्लैक फंगस सिर्फ गले में हो सकता है या फिर कहीं और भी हो सकता है? ये आई टोल्ड यू, वैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेसिव फंगस है। इन्वेसिव कहने का मतलब ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम्स को वो इन्वेड करता है और उस रास्ते से वो कहीं भी हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। ये हमारे ब्रेन में जा सकता है, हमारे इंटेस्टाइन में जा सकता है। तो देखा गया है कि अभी तक जो अभी के आंकड़े आए हैं तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स आईज, ब्रेन, ये चीज है। लेकिन इन्वेसिव होने के चलते ये हमारी बॉडी में फैल सकता है, ये चीज है। तो अब ये इतना खतरनाक क्यों हो गया? जूडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट जी। बेसिकली कि बहुत सारे चीजें हैं कि खतरनाक, जैसे अभी एक नई थ्योरी आई है कि हमने लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स यूज किया है, इसका जुडिशियस यूज नहीं किया है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो वेंटिलेशंस में रहे, लॉन्ग ड्यूरेशंस में ही रहे। और थर्ड बात, अभी जैसा बोला गया है कि ये अभी तक प्रूवेड नहीं है, पर ये इसके ग्रोथ में जिंक जो है इट इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसलिए कि हमने इतनी मल्टीविटामिन, जिंक एसोसिएटेड टैबलेट्स को बिना डॉक्टरी परामर्श से इतना ज़्यादा ही वो खाया है कि जो इसके ग्रोथ के ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर आप डॉक्टर से बिल्कुल टच में रहे, सही तरीके से आप इलाज करवाते हैं तो किसी भी बड़ी समस्या को रोका जा सकता है। चलिए, एक सवाल मैं डॉक्टर अभिनव आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा। जो कोविड पेशेंट होते हैं पॉजिटिव के बाद जब नेगेटिव होते हैं, उनके बाद कहा जाता है बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी होती है, बहुत वीकनेस होती है उनको, और चलना फिरना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाफने की तरह ज्यादा हाफते हैं वो लोग। कितने दिनों तक ऐसी कमजोरी रहती है ऐसे पेशेंट्स को? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का के पर जाने के पहले मैं एक न्यूज़ 18 के दर्शकों को एक न्यूज़ देना चाहूँगा कि एम्स पटना के डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो कि इंडिया में एक यूनिक इनिशिएटिव है, खास करके वैसे मरीजों के लिए जो कोविड से 19 पॉजिटिव थे लेकिन उनके बाद कोविड के उपरांत निकलने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनको आ रहा है। ये कॉमन चीज़ है, जैसे आपने कहा कि वीकनेस हो रहा है, लोगों को खांसी रह जा रही है, हेडेक आ जा रहा है, मूड का प्रॉब्लम आ रहा है, मूड स्विंग हो जा रहा है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसका समाधान निकाला कैसे जाए, तो उसके लिए अभी एम्स पटना ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हम आप कोई भी मरीज एम्स पटना के वेबसाइट पे जा सकता है
वहाँ पे एक गूगल डॉक का एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। भर के आप जैसे ही सारा कुछ सबमिट करेंगे, वैसे ही हमारे टीम के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करना चाहेंगे, इफ पॉसिबल ऑन फोन। अगर जरूरत हमें लगेगा तो हम आपको ओपीडी में भी बुलाएंगे, फिर भी अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो आईपीडी बेस पे सारा सर्विसेज देंगे। और चलिए, एक बहुत बेहतर पहल, इस पर आगे भी सवाल करूंगा मैं डॉक्टर अभिनव। एक दर्शक सूर्यकांत पाठक रांची से जुड़े हैं। सूर्यकांत, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी सर, मेरी वाइफ का जो है जी दवा जो है रिएक्शन करता है, 2 दवा रिएक्शन करता है, ऑफ्लोमेक्स ओजेड और बोनफ्लोक्स। जी जी, हमारे दवा वाइफ का जो है टीका लेना है, लेकिन उनका दवा रिएक्शन करता है, 2 दवा ग्रुप का है, ऑफ्लोमेक्स ओजेड और बोनफ्लोक्स। तो टीका ले सकते हैं कि नहीं? चलिए, डॉक्टर अभिनव से ही इस सवाल का जवाब लेते हैं। मेरे ख्याल से ले सकते हैं, वैसा कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए ले सकते हैं। चलिए, एक सवाल जो हमने जब भी आप टीका लेने जाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल है, सेट प्रोटोकॉल है, जिसके हिसाब से टीका लेने के बाद आधे घंटे से 45 मिनट तक आपको सेंटर पे रुकना है। वहां हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और टीम होती है जो आपका ख्याल रखेगी अगर आपको सपोज वर्स्ट केस में रिएक्शन होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिसको कहते हैं कि एकाएक सपोज इंजेक्शन या वैक्सीन टीका लेने के तुरंत बाद कोई प्रॉब्लम हो गया, सीवियर प्रॉब्लम हो गया, इसका केस रिपोर्ट लेस देन 1% इन द वर्ल्ड है, मतलब 0.003% के आसपास में है। इंडिया से ऑथेंटिक कोई भी अभी तक केस रिपोर्ट नहीं है। तो चलिए, इनके शंकाओं का समाधान हो गया होगा। डॉक्टर एकेजा, आपके पास आऊंगा। क्या कोरोना की वजह से हार्ट पर भी ज्यादा असर पड़ता है? फेफड़ों की संक्रमण तो बात हमने सुन ली, क्या और कहां वैसे चीज है जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पिछले साल कोविड संक्रमण हुआ था, उसमें 100 रोगियों का जिनको कंफर्म कोविड था, उसका कार्डियक एमआरआई किया और आपको सुन के आश्चर्य जो है, करीब करीब 60 रोगियों में, मतलब 60% में जो है हृदय प्रभावित होता है, जिसका लक्षण जो है बहुत ही कम में देखा जाता है। प्रभावित होता है 60% में, लेकिन लक्षण जो है वो करीब करीब 4 से 5% रोगियों में देखा जाता है। ये वायरस जो है ब्लड वेसल के एंडोथेलियम को प्रभावित करता है, एंडोथेलियाइटिस करवाता है और उसमें जो है क्लॉट बनाता है, जिसके वजह से जो फेफड़ों में भी परेशानी आती है और हृदय में भी जो है परेशानी आती है। इसके साथ साथ और भी अंगों में परेशानी, जो फंगल वाला जो है इन्फेक्शन जो है, इसमें भी जो है यही प्रक्रिया होती है, जो पतले पतले ब्लड वेसल को एंडोथेलियाइटिस करा के, क्लॉट करवा के उसको वो मृत करवा देता है उस एरिया के टिश्यू को। एक दर्शक जो है डॉक्टर साहब, उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर अनुपमा जुड़ी है हमारे साथ पटना से। अनुपमा जी, सवाल कर सकते हैं। अनुपमा जी, अपना सवाल करें आप। मेरा सवाल ये है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद लगातार खांसी हो रही है जी, 1 घंटे लगातार खांसी होती है जी। कोरोना से मैं 15 दिन पहले रिकवर हो चुकी हूँ जी। लगातार बनी हुई है। डॉक्टर एकेजा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे ही चाहूंगा। लगातार खांसी हो रही है, हालांकि कोरोना से रिकवर हो चुकी हैं ये, लेकिन खांसी इनको लगातार हो रही है। हाँ, कोरोना से उबर जाने के बाद लगातार खांसी हो रही। 2-3 बातों को इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका कोरोना से जो संक्रमण हुआ था उसमें फेफड़ा जो है वो किस तरह प्रभावित हुआ था जी, और वो रिकवरी जो है वो कितना क्या हुआ जो है। दूसरी बात होती है जो इस तरह के पेशेंट में जो है एलर्जी से भी, जो क्रॉनिक एलर्जी से, डस्ट एलर्जी से या क्रॉनिक साइनोसाइटिस से, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से, इससे भी खांसी रहती है, तो उस सब के लिए जो एंटी एलर्जिक दवा, मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसेट्रिजिन ग्रुप की दवा लंबे समय तक खा लेने से उसमें आराम मिल सकता है। और इसको कंफर्म करने के लिए इन्हें एक बार दोबारा जो है एक डिजिटल चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए और अपने निकट के अस्पताल में या नर्सिंग इसमें हेल्थ सेंटर में दिखला लेना चाहिए। चलिए, उनके भी सवाल का जवाब रही बात जो है जी, हाँ, हृदय का हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो
जी हाँ, हृदय को ये वायरस जो है दूसरा इस तरह से प्रभावित करता है कि ये मायोकार्डाइटिस करवाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरल मायोकार्डाइटिस। और वायरल मायोकार्डाइटिस के कारण से जो है हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती है और कालांतर में जो है हो सकता है हार्ट फेलियर की बात आती हो। चौथा ये इस तरह से करता है जो कुछ में एरिदमिया करवाता है, जो क्योंकि इतना ज्यादा जो है उसमें जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ता है, स्ट्रोम होता है, जो उसमें जो है एरिदमिया होता है, तरह तरह की हृदय गति की अनियमितता आती है। हार्ट ब्लॉक भी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ पेशेंट में होता है। एक और जो है महत्वपूर्ण कारण हृदय को प्रभावित होने का होता है, जो इस कोरोना से जो प्रभावित होते हैं लोग, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनमें जो है बहुत सारी दवाइयां जो है चलती है, जो इसका ग्रुप का अलग अलग जो है वर्णन होता है। और उस सभी दवा का जो है हो सकता है कार्डियोटॉक्सिसिटी वाला इफेक्ट हो, जिसमें कि रेमडेसिविर है, टेक्लोजुमेब है, तो इस सब का जो है, या एस्टेरॉयड का भी जो है, एस्टेरॉयड भी यदि जो है बहुत हाई डोज में चलता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगा, एक दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पटना से उमेश जुड़े हुए हमारे साथ। उमेश जी अपना सवाल करें आप। मेरा सवाल है कि हमारी 2 पुतों और 1 पोती जी कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी 24 तारीख को जी। अब फीवर नहीं उतर रहा है जी। नेहा सिंह जी सवाल का जवाब देंगी आप? हाँ, जैसे कि आपने 24th को लिया था और आज है 26th, है ना, तो 2 दिन अंतराल पे अभी देखा गया है ना कि ब्रेक थ्रू का एक प्रॉब्लम होता है और एक होता है कि वैक्सीन इंड्यूस जो रिस्पॉन्स है बॉडी की, ये 2 चीज़ है। अगर आपको फीवर रह रहा है तो आप एंटीपायरेटिक दवा का आप सेवन करें, पैरासीटामोल सिंपल आप वो ले। अगर 3-4 डोज से ज़्यादा दिन से ज़्यादा अगर फीवर एक्सटेंड करता है तो आप एक रिपीट RT-PCR के साथ जो है कोविड की जो है कंफर्म जांच होने के बाद अपनी जांच को उस हिसाब से ही और ठीक करने की कोशिश करें। घबराई नहीं, ये जो सामान्यतः ये एक वैक्सीन का रिस्पॉन्स है जो आपके बॉडी के अंदर, जो कि सामान्यतः 60 to 70% पर्सन में ऐसा देखा जाता है कि उनको वैक्सीन लेने के बाद फीवर, सर्दी, खांसी, मलेज 2 से 3 दिन तक रहता है। दैट मीन्स कि वैक्सीन आपके शरीर में वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, वो अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर रहा है। अगर ये लंबा खिंचता है तो एक RT-PCR का टेस्ट कराने के बाद हम कोविड के का जो इलाज है उसकी शुरुआत करेंगे। नेहा जी क्या ऐसा भी है कि बुखार नहीं हो, आप जैसा कह रहे हैं कि अगर बुखार आ जाए, थोड़ा पेन हो तो ऐसा है कि वैक्सीन असर कर रही है, और अगर बुखार नहीं हो तो क्या वैक्सीन असर नहीं करेगी? तो वही डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैंने खुद भी वैक्सीन लिया था मेरे फैमिली में, तो मुझे बुखार नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं हो रहा है और समानता उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बन रहा है। जो सारी प्रक्रिया होती है इम्यून रिस्पॉन्स, वो सर्दी, खांसी, मलेज, बुखार नहीं आना, एसिम्प्टोमेटिक, इस तरीके से जो है वैक्सीन के सिम्टम्स शो होते हैं जी। कुछ सर्टन स्पेसिफिक लक्षण नहीं बोला जाता है कि ये है तो इसका मतलब ये है, सामान्यतः ये देखा गया है। चलिए एक कॉलर हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े हैं, विवेक हैं भागलपुर से। विवेक अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर मेरा 2 सवाल है जी। पहला सवाल यह है सर कि ब्लैक फंगस जो होता है किसी के कांटेक्ट में आने के बाद आता है जी। सर मेरा पहला सवाल है कि ब्लैक फंगस जो होता है किसी के कांटेक्ट में आने से होता है या फिर अपने आप भी हो सकता है? जी, और दूसरा सवाल भी कर लें आप एक साथ। दूसरा सवाल ये है सर कि 5G की वजह से ऐसा हो रहा है फिर ऑटोमेटिकली ही हो रहा है? चलिए ऐसी बातें सामने आ रही है, मैं डॉक्टर अभिनव आपसे इसका जवाब चाहूंगा। 2 सवाल इन्होंने किया है। ब्लैक फंगस एज सच कोई कांटेक्ट से नहीं आता है, लेकिन सपोज आपका इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आप अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में हैं, तब वहां से कोई नॉट जस्ट ब्लैक फंगस, डॉक्टर नेहा बता रही थी, व्हाइट फंगस और कैंडिडा जो भी है, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट उनको ग्रो करने के लिए चाहिए, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए, या आपका शरीर का लड़ने का क्षमता घटा हुआ है तब चाहिए। तो उस कंडीशन में होता है, तो उसके लिए प्रिकॉशन एज यूजुअल बस वही 3-4 चीजें हैं, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है उससे बचाव का, ना कोविड से ना ब्लैक फंगस से। ये रिलीजियसली फॉलो करना बहुत जरूरी है।
आज जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है हम सेकेंड वेव में, इस 3 चीज को हम लोग भूल के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ चले गए कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये करें, वो करें। लेकिन ये 3 चीज हमेशा से आगे भी, अगर आपने वैक्सीन लिया है, नहीं लिया है, आप कोविड पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, मानवता के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 5G के लिए। जी, 5G के लिए बहुत रिसर्च हुआ, WHO ने क्लियर कर दिया है कि 5G का कोविड से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये WHO के वेबसाइट पे भी आ चुका है कि 5G का कोई रिलेशन नहीं है कोविड के कारण। ऐसा नहीं है कि 5G के कारण है, ये एक तरह का मैं कहूंगा फेक न्यूज है या फॉल्स प्रोपेगेंडा है। तो चलिए, अब बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। डॉक्टर एके झा, आपके पास आऊंगा मैं। पोस्ट कोविड को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, और या फिर जो इंजेक्शन ले रहे हैं उनको लेकर, दोनों डोज लेने के बाद भी बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब वो सेफ हैं। क्या ऐसा है कि वो सेफ हैं या फिर दोबारा उनको कोविड नहीं होगा? ये दोनों डोज वैक्सीन के लेने के उपरांत जो है आप पूर्णतः सेफ हैं। ये दुनिया भर के अनेक देशों में अनेक तरह के अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हुई है जी कि कोरोना संक्रमण से बचने का एक ही उपाय है कि वैक्सीनेट किया जाए और जो है प्रोटोकॉल उसको फॉलो किया जाए। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब है जो हाँ कितने समय तक बचेंगे तो ये भविष्य में इस बात की जानकारी मिलेगी जो बूस्टर डोज लेना है या नहीं लेना है। लेकिन आपको 99% आबादी जो है मानव आबादी जो है सिर्फ और सिर्फ कोरोना वैक्सीन को लेने के बाद ही जो है बच सकता है। चलिए, एक दर्शक, एक कॉलर हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। पटना से किम्मी जुड़ी हैं। किम्मी, सवाल करें अपना, आप सवाल करें आप अपना। जी सर, मैं 19 इयर्स की हूँ और मुझे पिछले ईयर्स कोरोना हुआ था और फिर अभी हेलो जी, सवाल करें आप। जी, मुझे पिछले ईयर भी कोरोना हुआ था और अभी हाल ही में फिर से कोरोना हुआ है और अभी निगेटिव आ चुका है। लेकिन अभी मेरे पेट में, मेरा पेट ठीक नहीं रहता है और आंख में भी हल्का जलन टाइप का है, सर में थोड़ा दर्द रहता है और गले में भी खराश टाइप का रहता है और बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा है। डॉक्टर नेहा सिंह, आप जवाब दें इनका। हाँ, डेफिनेटली, जैसे कि आपने बताया लास्ट ईयर आप कोविड पॉजिटिव हुए थे, रिकवर्ड किए और इस ईयर भी आप रिकवर्ड कर चुके हैं। ऐसा देखा गया है ना कि कुछ पेशेंट्स में जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस कोविड के जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि थकावट, आंख में जलन आना और लॉन्ग हेडेक कुछ दिनों तक ये बरकरार रहता है। इससे घबराई नहीं, आप अपने न्यूट्रिशंस के बैलेंस को थोड़ा ये बेहतर करें और अगर जहाँ भी हो सके, अगर आई साइट में आपको लग रहा है कि ये परसिस्टेंट कुछ अगर पढ़ने लिखने में कोई अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप जाके आई के जो है ना कि चिकित्सक से आप अपने आंखों को दिखाएं और एक जो है बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके ड्रग को छोड़ के जो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में, दाल जो है, प्रोटीन का सेवन ये बिल्कुल समान रूप से करें, वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। चल नेहा जी, जो कॉलर ने सवाल किया किमी जी ने कि दोबारा ये पॉजिटिव हो गई, एक सवाल ये भी उठता है कि ये कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी बॉडी में ज्यादा बनती है अगर पहली बार कोविड हुए, उसके बाद तो फिर दोबारा कैसे हो जाता है? क्या वाकई हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम फिर कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, एंटीबॉडी नहीं बन पाती है? क्या कोई अवधि है ऐसी क्या? या अगर आपको आपके शरीर में इन्फेक्शंस आया है तो सामान्यतः 6 से लेकर 10 दिन में जो हमारी एंटीबॉडी जो लड़ने की क्षमता है वो विकास होना स्टार्ट कर देती है और इसका सामान्यतः हमारे शरीर में 3 से 4 महीने तक जो है ये रहती है। किसी किसी में ऐसा देखा जाता है कि वो 28 दिन के उपरांत ही समाप्त हो जाती है। तो ये एंटीबॉडी किसी में बना है या नहीं बना है या बिल्कुल कहना बहुत ये क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए कि अगर इन्फेक्टेड हो तो आप ये इस बात का सतर्कता बिल्कुल बरतें कि आपको दोबारा इन्फेक्शंस नहीं होगा। आपको कोविड से प्रोटेक्शंस के वो सारे नियम फॉलो करने ही होंगे ताकि आप दोबारा री इन्फेक्शंस आप कैप्चर ना करें, जैसे कि इनके साथ हुआ है। इन्होंने लास्ट ईयर इन्हें पॉजिटिव हुए थे और फिर इस ईयर इन्होंने ज़्यादा अपने रियायत छोड़ी और फिर से इन्फेक्टेड हुए हैं। तो देखा गया है कि अगर आपने अपने हाइजीन प्रोटेक्शंस को भी, प्रोटेक्टिव बिहेवियर भी बंद किया है और री इन्फेक्टेड हुए हैं तो आप
दोबारा ही आप इसके चपेट में आए हैं। आप लापरवाही बरतेंगे तो दोबारा भी आप चपेट में आ सकते हैं। एक दर्शक और जुड़े हुए हमारे साथ गया से अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर हम 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे जी, और सर 26 तारीख को निगेटिव हुआ था मेरा। उसके बाद हमको सर खांसी होने चल रहा है सर। तो क्या करेंगे खांसी के लिए, सवाल है क्या आपका? जी सर। चलिए डॉक्टर ए के झा एक बार फिर से आप बताएं, वही जवाब देना पड़ेगा शायद जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक कॉलर को दिया था, एक दर्शक को दिया था। हाँ, 1 महीना से ज्यादा हो गया है इनको जी, तो इनको अब जो है एक चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए। और क्रॉनिक कफ है, ड्राई कफ है, तो उसमें एंटी एलर्जिक लेना है, जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट, लेवोसेट्रिजिन ग्रुप की लंबे समय तक। और न खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा था, एंटीबायोटिक का भी 7 दिन का कोर्स ले लेना चाहिए जी। और जो है इनको 3 महीने के बाद जो है वैक्सीन अवश्य लगवा लेना चाहिए। चलिए इनके सवाल का जवाब इन बातों को इनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अभिनव, एक सवाल ये भी कि प्रेग्नेंट लेडी जो है, कोरोना को लेकर हमने टीके को लेकर बातचीत कर ली, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना होता है और ऐसे में डिलीवरी होती है बच्चे की, क्या बच्चे को भी कोरोना हो सकता है? बच्चे को कम चांसेस होता है, क्योंकि माँ के अंदर जो एंटीबॉडी बनता है वो बच्चे के अंदर भी जाता है, लेकिन एग्जैक्टली हार्ड एंड फास्ट कितना गया नहीं गया ये प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल है। और प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग लेडी पे अभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन थोड़ा लिमिटेड है दुनिया में, क्योंकि ये पॉपुलेशन थोड़ा छोटा पॉपुलेशन है जी, कि कितना हुआ नहीं हुआ, या रिसर्च भी थोड़ा लिमिटेड रिसर्च है, या पेपर्स पब्लिकेशंस लिमिटेड है। रिस्क हर कोई को है। अब वहाँ पे माँ के पास है बच्चा, एरोसोल ट्रांसमिशन हो रहा है, डिलीवरी किस तरीके से हुआ, किस माहौल में हुआ, ओटी में हुआ, ऑपरेशन करना पड़ा या नॉर्मल लेबर रूम में हुआ, फिर बच्चा को मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग किया, बच्चा रोया नहीं रोया, वो सब कुछ फैक्टर नो डाउट कंट्रीब्यूट करेगा। फिर मैं वही बोलूंगा, रिस्क के बारे में प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्रिकॉशन सबको लेना पड़ेगा। बिल्कुल प्रिकॉशन लेना होगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी है और लैक्टेटिंग लेडी है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है और ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो प्लीज हैंड हाइजीन करें और मास्क पहने तभी ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, नहीं तो बच्चे को रिस्क बनता है। डॉक्टर नेहा सिंह, एक सवाल और इसका जवाब मैं संक्षेप में आपसे चाहूंगा। टेस्ट को लेकर बहुत शंकाएं लोगों में, कौन सा टेस्ट कराएं कौन सा नहीं कराएं। कोविड को लेकर टेस्ट, लेकिन उसके आफ्टर कोविड भी कई बार कहा जाता है चेस्ट का एक्सरे कराया जाए, फलाना टेस्ट कराया जाए, फलाना टेस्ट। लोग बहुत संशय की स्थिति में रहते हैं। जाहिर तौर पर आप बता दें कि नॉर्मल तरीके से कौन कौन सा टेस्ट जरूरी है। अभी जैसे अगर आपको लक्षण हो रहा है, कोविड के लक्षण है, सर्दी खांसी है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है जिसके रिजल्ट जल्दी आते हैं, द सेकंड जो है RT-PCR टेस्ट कोविड के आप कराएं। लेकिन प्रूवन हो रखा है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो आप डॉक्टर के अनुसार कब आपको डी डाइमर कराना है, कब आपको LDH कराना है, वो आपको आपकी डॉक्टर जो है बेहतर सलाह देंगे। ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से खुद भी कुछ भी करते रहे। एंड द सेकंड, जब आप रिकवर्ड कर गए हैं, आजकल CT स्कैन लोग बहुत करा रहे हैं, खुद से भी करा रहे हैं बिना डॉक्टर के परामर्श से, तो सबसे आप हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए। कब कराना है वो आपको एक उचित राय देगा। मतलब कि आप डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, खुद से कुछ भी आप अपना वैसा ना करें टेस्ट के संदर्भ में और मेडिसिन के संदर्भ में भी। डॉक्टर आपको डॉक्टर की सलाह पर ही टेस्ट करें, ये इस बात का ध्यान जरूर रखें। एक और दर्शक है नीरज पटना से। नीरज जी अपना सवाल करें आप। गले में खराश रहता है सुबह और शाम जी, क्या करना चाहिए? डॉक्टर ए के झा आप इस सवाल का जवाब दें। गले में खराश जो है, अब ये जो है तंबाकू सेवन या धूम्रपान सेवन करते हैं कि नहीं जी, इस बात को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो है ऐसे जो है आप ये गार्गल जो है बेटाडीन गार्गल सुसुम पानी में दे करके करें, वेपर में स्टीम इनहेलेशन, उससे भी फायदा होगा। और फिर एंटी एलर्जिक दवा लें जिसका चर्चा हुआ था, लेवोसेट्रिजिन ग्रुप का जो है या मोंटेल्यूकास्ट ग्रुप का जो है ज़्यादा दिनों तक जो है, और यदि ये ज़्यादा दिन तक रह रहा है तो इसमें जो है जांच जो है अभी के महामारी के इस दौर में जिस जांच का चर्चा हुआ, रैट जांच तो है, अवश्य करवा लें। और फिर कल्चर सेंसिटिविटी गले के स्वाब का जो है उससे कराने पर भी जो है कुछ बात आ सकती है, या फिर साइनस का एक्सरे करवा लें, उससे भी कुछ बात सामने निकल करके आ सकती है।
एक और दर्शक मधेपुरा से अनुपम हमारे ये साथ सब जुड़े जांच हैं। करो। अनुपम, अपना सवाल करें। मुझे कल रात से पेट में तेज दर्द और आज सुबह उठने के बाद सर में दर्द, हल्की खांसी और गले में हल्का खराश है। जी, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी इसके चलिए लिए? डॉक्टर अभिनव आप इसका जवाब देंगे इस सवाल का। पहला चीज अभी के संदर्भ को देखते हुए ये सिम्टम्स जो है सो कोविड का भी हो सकता है। पहला हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस वही बनता है कि कोविड है, नहीं तो दूसरा भी है जी। मैं हमेशा से कहता हूँ इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होगा। अगर आपका कोविड पॉजिटिव आप पहले थे, फिर हुआ है या नहीं थे, ये पता लगाना है। अगर आप नहीं थे तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप कोविड की जांच करा लें, जो भी अवेलेबल हो, रैपिड एंटीजन हो, रैट हो या आरटीपीसीआर हो, जो भी आपके नियरेस्ट अवेलेबल हो। सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव है, प्रिकॉशन अकॉर्डिंगली लेना है, सिम्टम का मैनेजमेंट होना है। पेट है, दर्द है तो क्यों पेट दर्द है ये भी पता लगाना है। अभी हमारा शरीर जिस तरह का अभी बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है बिहार का, उसमें डिहाइड्रेट लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए। ओआरएस जरूर पीजिए, ओआरएस बहुत जरूरी चीज है, सिर्फ पेट की समस्या के लिए ही नहीं, कोविड से निदान के लिए और बचाव के लिए भी। तो ये कीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप नियरेस्ट फिजिशियन से मिलिए कि क्या समाधान निकलता है, वो डायग्नोज बेहतर करता है। डायग्नोज होगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसे लक्षण क्यों आ रहे हैं। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि तमाम जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी सलाहों को आप मानेंगे और सही शंकाओं का, आपके शंकाओं का सही जवाब आप तक मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम डॉक्टर्स का, आपने बहुत बेहतर तरीके से सुझाव दिया, आम लोगों को उनके सवालों का जवाब दिया और जानकारी सही मिली है उनको, तो अब बचाव भी बेहतर तरीके से होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Children's Hospital, what is your emergency?